हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका हीगल चल रहा था दार्शनिक। हीगल में मैंने आपको एक वीडियो भेज दी थी हीगल से रिलेटेड। अब हम देखेंगे हीगल के और क्या कला और सौंदर्य संबंधी विचार थे, उनके थॉट्स क्या थे, उनके कोएट्स क्या थे कला और एस्थेटिक को लेके। तो हीगल आपको बताया था जो लास्ट वीडियो में कि एक वो जर्मन दार्शनिक है हीगल, जो कि सौंदर्य एवं कला का सिद्धांत उनका बहुत प्रसिद्ध और बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके अनुसार सृष्टि की जो प्रथम सत्ता है वो परम तत्व है या परतत्व है, और आत्मा का सार वही तत्व माना जाता है हीगल के अनुसार। तो इसे उन्होंने सामान्य मन भी कहा हुआ है और यह अनेक की एकता भी माना है। और सारी पदार्थ जो है वो इसी से उद्भूत होती हैं, इसी से पनपती हैं। इसी प्रकार जो परतत्व है वो भाव होता है और जो पदार्थ होता है वो प्रतिभाव होता है। और जो इनका तीसरा पदार्थ इन्होंने बताया था वो था क्रिया। तो इस प्रकार उन्होंने परतत्व को और पदार्थ को और क्रिया को बताया हुआ था 3 रूपों में। और व्यवहारिक स्तर पर जो मन बाह्य वस्तुओं से अनुकूल या प्रतिकूल संवेदनाएं प्राप्त करने लगता है, इच्छा हमारी किसी विशेष प्रेरक वृत्ति को चुनती भी है और जिससे हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व एकात्म हो जाता है। तो जो भी हम बाहरी स्तर पर देखते हैं, व्यवहारिक स्तर किसी का देखते हैं बाह्य वस्तु, तो उसी से हम अनुकूल और प्रतिकूल जो होते हैं संवेदनाएं वो क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो हमारी इच्छा होती है वो उस चुनौती पे कहाँ तक पहुँची है ये हमें पता चलता है, जिससे हमारा जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो क्या हो जाता है, एकाकार हो जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने कला और सौंदर्य के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई हुई थी हीगल ने कि इस प्रकार कला के द्वारा जीवात्मा परतत्व पहुँचने का प्रथम क्रम दशा में पहुँचाता है, जहाँ प्रमाता और प्रमेय का भेद समाप्त हो जाता है और दोनों एकात्मा की ओर स्थापित हो जाते हैं। वही कह रहे हैं जो आपको ऊपर बताया कि जो कला होती है वो कला के द्वारा जो जीवात्मा होती है, आत्मा होती है, वो परतत्व तक पहुंचने की सबसे पहली सीढ़ी होती है, क्रम होती है। जिससे क्या होता है, जो प्रमाता होता है और जो प्रमेय का भेद होता है, मतलब जो हम होते हैं और जो हमारे द्वारा बनाई गई कलाकृति होती है, उनमें जो मिस्ट्री होती है, जो भेद होती है, वो समाप्त हो जाती है और उसके बाद दोनों एकाकार हो जाते हैं। उसके द्वारा हम कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो कलाकृति के अनुभव का विश्लेषण करने के लिए हीगल ने 3 आवश्यक पक्ष भी बताए थे, जो आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि जो कलाकृतियों का सौंदर्य लोक होता है वो, फिर दूसरा इस लोक को देखने वाला सृष्टा मतलब कलाकार, जो रचना करता है अपनी कला की, तो कलाकार, और इनका तीसरा था रसानुभव करने वाला दर्शक। तो इन तीनों की दृष्टि से कलात्मक अनुभव हेतु उपादान बताए थे इन्होंने 4 आवश्यक। तो अब हम देखते हैं इस वीडियो में कि वो कौन से इनके 4 उपादान थे जो आवश्यक बताए थे हीगल ने। इन तीनों की दृष्टि से कलात्मक अनुभव 4 उपादान आवश्यक है। तो देखते हैं कौन कौन से इनके फैक्टर थे। कलाकृतियों से उत्पन्न होने वाले अनुभव का वास्तविक स्वरूप। तो जब हम कलाकृति बनाते हैं, जो हम पेपर पे उत्पन्न करते हैं, तो उसका जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, जो चीज़ की हम अनुभूति करके बनाते हैं, उसका एक रूप। कलाकृति की रचना के लिए आवश्यक मानसिक दशाएं। जब तक आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आएगी कि हमें ये रचना कैसे करनी है, हमें ये पेंटिंग कैसे बनानी है, ये कलाकृति कैसे बनानी है, तो कैसे आप बना पाओगे। तो यही कह रहे हैं कि कलाकृति रचना के लिए एक आवश्यक मानसिक दशाएं होनी चाहिए। कलाकृति के स्वादन के लिए आवश्यक दर्शक की मानसिक अवस्था। तो जो चीज़ अगर आपने एग्जिबिट कर दी, तो जो दर्शक होता है उसका वो स्वादन, रस स्वाद कैसे करेगा, उसके लिए वो मानसिक दशा भी उसकी होनी चाहिए उस पेंटिंग को समझने के लिए दर्शक की। तो यही कह रहे हैं कि कलाकृति से स्वादन के लिए आवश्यक दर्शक की मानसिक अवस्था। कलाकृति के आवश्यक तत्व और उसका पारस्परिक संबंध। तो जो आप कलाकृति सामने प्रकट कर रहे हो, दिखा रहे हो भौतिक रूप में, तो वो जो है उसका संबंध होना चाहिए कहीं ना कहीं दर्शक से, तभी वो कलाकृति सुंदर लगेगी। तो कलाकृति की आवश्यक तत्व और उसकी पारस्परिक संबंध, ये 4 इन्होंने उपादान बताए हुए हैं। किसने? हीगल ने। कलात्मक अनुभव के हीगल प्रकृति और कला दोनों में से कला की सुंदरता को मन की उपज होने के कारण श्रेष्ठ मानते हैं। तो प्रकृति और कला ये दोनों में उन्होंने कला को अधिक सुंदर माना। क्यों? क्योंकि वो मन की उपज होती है, हमारे मन से निकलती है, इसीलिए वो कला को श्रेष्ठ मानते हैं। कलाकृति अपने बाहरी भौतिक माध्यम के कारण सुंदर नहीं होती, बल्कि आत्मा का एक अंश होने के कारण सुंदर होती है। तो हीगल कह रहे हैं कि कलाकृति का जो भौतिक रूप है, जो आउटर अपीयरेंस
है इसलिए वो सुंदर नहीं होती कि वो भौतिक माध्यम है, इसलिए वो सुंदर होती है क्योंकि वो हमारे आत्मा का एक पार्ट होता है जो हम प्रेजेंट करते हैं कलाकृति द्वारा, तो आत्मा का एक अंश होने के कारण वो सुंदर होती है। आगे देखते हैं हीगल ने क्या कहा हुआ है सौंदर्य को लेके। वह वस्तुओं का वह प्रदर्शित रूप करती है जो मानव हितकारी है, अतः वह प्रकृति से श्रेष्ठ है। तो ये कह रहे हैं कला को कि उसमें जो है वस्तुओं का एक रूप प्रदर्शित होता है, एक रूप दिखता है उसमें जो मानव के लिए, तो कला का हम रूप प्रदर्शित करते हैं जो मानव हितकारी होता है, मानव के पक्ष में होता है, वो कल्याणकारी होता है मानव के लिए, तो इसीलिए वो प्रकृति से श्रेष्ठ इन्होंने कला को बताया हुआ है प्रकृति से। अतः कला केवल इंद्रिय बोध तक सीमित नहीं है, यह पूर्णतः बौद्धिक सूक्ष्म स्तर की भी नहीं है, इसका स्थान दोनों के मध्य में है। कला का बाहरी लोक केवल आभास मात्र है, यहाँ पे लोक लिखा है, इसको लोक कर लेना आप, तो लोक केवल आभास मात्र है पर यह उसकी अंतर वस्तु तक पहुँचाने के लिए आवश्यक आधार भी है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि कला केवल जो हमारी इंद्रियों के द्वारा हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, लिखा है ना यहाँ पे इंद्रिय बोध, तो वहाँ तक सिर्फ सीमित नहीं है, यह पूर्णतः बौद्धिक सूक्ष्म स्तर तक भी सीमित नहीं है। सूक्ष्म मतलब जो हम बौद्धिक स्तर द्वारा देखते हैं बारीकियों को, वहाँ तक भी सीमित नहीं है। ये जो है ये इंद्रिय बोध और बौद्धिक सूक्ष्म के दोनों के स्थानों के मध्य का स्तर बताया हुआ है, बीच का स्तर इन्होंने बताया हुआ है, इसका स्थान दोनों के बीच में है। कला का बाहरी लोक केवल आभास मात्र है पर यह उसकी अंतर्वस्तु तक पहुंचाने के लिए आवश्यक आधार भी है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, बस देखते हैं कि हाँ, दर्शक क्या करता है कि बाहरी रूप देखता है उसका, वो सिर्फ आभास मात्र नहीं है, उसमें किसी न किसी की अंतर वस्तुएं दिखाई गई हैं जो वो उद्देश्य पहुंचाना चाहता है दूसरों तक, वो कलाकृति को आधार लेके चलता है। संसार के बाहरी रूपों के आभास सत्य को छिपाते हैं जबकि कला के रूप में सत्य को प्रकट करते हैं। इस प्रकार कला के हम क्रमशः निम्न रचनाओं को प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं आगे। संसार के बाहरी रूपों के आभास सत्य को छिपाते हैं। ठीक है, तो संसार में जो बाहरी रूप हम देखते हैं तो वो कुछ न जो हम आभास करते हैं, फील करते हैं, उसके सत्यता को क्या करते हैं, छिपा देते हैं। लेकिन कला के द्वारा हम उसी सत्य को प्रकट कर सकते हैं, इसीलिए वो इनकी निम्न प्रकार की रचनाओं को प्राप्त करते हैं। तो ये रचनाएं इन्होंने नीचे बताई हैं, देखते हैं क्या क्या रचनाएं इन्होंने बताई हुई हैं। तो प्रकृति का अनुकरण, तो हम जो कलाओं की रचना करते हैं उसमें प्रकृति का अनुकरण करते हैं। आप लोग को पहले भी बता चुकी होंगी कि हम कला के द्वारा प्रकृति का अनुकरण करते हैं। उसके बाद भावों का प्रकटीकरण करते हैं कला के द्वारा, जो हमारे भाव होते हैं, आंतरिक भाव हों चाहे बाह्य भाव हों, तो दोनों को हम लोग यहाँ कला के द्वारा प्रकट करते हैं। तो भावों का प्रकटीकरण, इच्छाओं की उग्रता का नियंत्रण, तो हमारी जो इच्छा होती हैं, जो बहुत प्रकार की इच्छा अंदर से अंतरात्मा से जागती हैं, उग्र होती हैं, तो उन पे कलाओं द्वारा नियंत्रण भी प्राप्त कर सकते हैं। भाव शोधन, शोधन मतलब होता है रिसर्च, तो अपने भावों पर कैसे रिसर्च करें और कैसे कलाकृतियों द्वारा उसे प्रकट करें, वो हम कला के द्वारा दिखा सकते हैं। और आपका लास्ट है चारित्रिक उन्नयन, तो आपका चारित्रिक भी अपग्रेड हो सकता है किसके द्वारा, कलाओं के द्वारा। तो इन्होंने ये विभिन्न प्रकार की रचनाएं बताई हैं जिस प्रकार हम कला को प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं कि हीगल ने और क्या बताया हुआ है। अनुकृति प्रतिकृति मात्र नहीं है, कलाओं के साधन तथा कलाकार की क्षमताएं सीमित होने के कारण प्रतिकृति संभव भी नहीं है। तो देखिए जो अनुकृति होती है, अनुकृति क्या होती है, किसी चीज़ की कॉपी, प्रतिकृति क्या होती है, अनुकृति की भी कॉपी। तो हम सिर्फ जो कृति बनाते हैं वो अनुकृति की प्रतिकृति मात्र नहीं है, बल्कि कला एक क्या है, साधन है जो कलाकार की क्षमताओं को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रकृति द्वारा भी संभव नहीं है, ये हमारे अंतरात्मा द्वारा ही दिखा सकते हैं, हम भावों का प्रकटीकरण कर सकते हैं कलाओं द्वारा। तो यदि ऐसा हो भी तो भी प्रतिकृति द्वारा केवल भ्रांति ही उत्पन्न की जा सकती है, जिसका कुछ भी महत्व नहीं होगा। तो अगर हम अनुकृति द्वारा प्रतिकृति दिखाते भी हैं तो क्या होगा, इससे सिर्फ एक भ्रम उत्पन्न होगा, तो जो लोगों को कंफ्यूज करेगा, इससे कोई ऐसा महत्व उत्पन्न नहीं होगा जिससे दर्शक को डायरेक्ट मैसेज मिल सके। तो इसी प्रकार कला के प्रत्येक प्रकार के भाव वेगों का कोई स्थान नहीं है, केवल मार्ग पर ले जाने वाले भावों का ही चित्रण कला में होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बताया है कि भाव वेगों का कला में कोई स्थान नहीं है, बस वो चीज़ें प्रकट करते हैं जो किसी न किसी भाव को एक मार्ग पे ले जाएं, इसी प्रकार के चित्रण को करना भी चाहिए। आगे देखते हैं, साथ ही कलाकृति का लक्ष्य विभिन्न विरोधी भाव वेगों के केवल कल्पना अनुभव में
सामान्य से उत्पन्न करते हैं। कलाकृति में इनके कल्पना अनुभव से हम कल्याणकारी मार्ग की ओर बढ़ते हैं, अतः भाव वेगों की उग्रता को समाप्त हो जाती है। तो कलाकृति द्वारा क्या करते हैं, लक्ष्य विभिन्न विरोधी भावों को वेगों कल्पना अनुभव के सामान्य से उत्पन्न करते हैं। मतलब हम अपने भाव को, अपने जो हमारे भाव होते हैं, भाव वेग होते हैं, उनको प्रकट करते हैं। हमारी जो इमेजिनेशन होती है उनको अनुभव के द्वारा उत्पन्न करते हैं, प्रकट करते हैं कलाकृतियों के द्वारा, और इन्हीं से हम एक कल्याणकारी मार्ग की ओर बढ़ते हैं, जिनसे हमारे भाव वेगों की उग्रता समाप्त हो जाती है। तो ये आपका हीगेल था। हीगेल अभी आपका इनकम्प्लीट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में और बढ़ेंगे। इनके जो विचार थे, इनके जो मत थे सौंदर्य और कला को लेके। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस करें या मुझसे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।